नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 34 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 34 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगर मैं बात करता हूँ ऐसा कौन सा पार्ट है जो डीपीएसपी से संबंधित है, तो है पार्ट 4। भाग 4 जो है वो संबंधित है डीपीएसपी से। अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बात होती है, तो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 जो है वो डीपीएसपी की बात की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे और भी कुछ पार्ट यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारत में वर्तमान में है, लेकिन पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे। तो अब 6 क्यों हैं? क्योंकि एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अब वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको हटा दिया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और 300 के 1 में डाला है। किस में डाला है? 300 के 1 में, आर्टिकल 300 के 1 में इसको डाल दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। भाग 5 यहाँ पे दिया है कि पार्ट 5 जो है वो किसकी बात करता है। अगर मैं भाग 5 की बात करता हूँ तो भाग 5 जो है वो बात करता है यूनियन गवर्नमेंट की। भाग 6 की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन के बारे में बताना हमारा फर्ज बनता है। अगर भाग 6 की मैं यहाँ से बात करता हूँ तो भाग 6 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है। देखिए, जो ये डीपीएसपी है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो राज्यसभा के लिए जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। उसी प्रकार एक जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो मेथड रहता है वो कहाँ से लिया है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति है वो कहाँ से ली गई है। तो इलेक्शन मेथड प्रेसिडेंट का वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से भी भारतीय संविधान ने बहुत कुछ लिया है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति अधिकतम कितने सदस्य के लिए मंत्री नियुक्त कर सकता है। मान लो कि वो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना वो राज्यसभा का। पार्लियामेंट की 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा, और वो एमपी जो है वो किसी भी सदन का, किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है। तो वो राष्ट्रपति उसको 6 महीने के लिए तो चुन सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको खुद जो है वो जो पब्लिक होगी, जनता जो होगी, उसको खुद जो है वो वोटों के द्वारा चुन के भेजेगी। तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति उसको चुन सकता है। तो एक व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है तो राष्ट्रपति उसको अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री या एमपी बना सकता है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जिस संसद की यहाँ पे बात हो रही है, तो संसद में जो है वो संसद के 2 हाउसेज है। संसद खुद जो है आर्टिकल 79 में बात करता है। फिर उसके बाद है राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा बात करता है आर्टिकल 81 और राज्यसभा बात करता है आर्टिकल 80। तो इनके आर्टिकल भी आपको पता होने चाहिए, कहीं ना कहीं आपको परीक्षाओं में काम आने वाले। और सभी लोगों को जो टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिमाचल प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के अंदर दशहरा मनाया जा रहा है, जिसको कि जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक भी माना जाता है। और पटाखों की धुन आप सुन ही रहे होंगे कि किस प्रकार से आज पटाखे लोगों के द्वारा जलाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सिर्फ इन्हीं आधारों पर उसके पद से हटाया जा सकता है। मान लो कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको किस प्रकार से उसका जो पद है उससे हटाया जा सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको रिमूव किया जाता है दुर्व्यवहार एवं असमर्थता। तो अगर वो दुर्व्यवहार कर रहा है और वो समर्थ नहीं है अपने काम के प्रति, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो इनका जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष है। इस बात को आपने याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है इसका कार्यकाल 65 वर्ष होता है। या फिर ये अपना जो रेजिग्नेशन है, अपना जो त्याग पत्र है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो किसे दे सकते हैं, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 33+1 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। कुल जजों की संख्या 34 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपातकाल के दौरान निम्न सभी स्कूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। जब इमरजेंसी लगते हैं तो सभी जो सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो निलंबित नहीं होता, सिवाय यहाँ पे दिया है, तो वो कौन सा है, तो है पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो आपातकाल के दौरान भी रहती है, बाकी सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो समाप्त हो जाते हैं।
तो एक फंडामेंटल राइट से जो समाप्त नहीं होता, ये है दो फंडामेंटल राइट्स है, सॉरी। एक तो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरा जो है हमारा वो दो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। दोनों आपको याद रखने, आर्टिकल 20 और 21 दोनों के दोनों ये उस टाइम ख़त्म नहीं हो गए, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल 20 और 21 जितना मुझे याद है 44वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था। इमरजेंसी की अगर बात करता हूँ मैं, तो इमरजेंसी आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 360 किसकी बात करता है? इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, आर्टिकल 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी की और आर्टिकल 360 बात करता है किसकी? फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वित्तीय आपातकाल की। अब क्वेश्चन परीक्षा वाला पूछ देता है परीक्षाओं में कि जो हमारा वित्तीय आपातकाल है वो हमारे देश में कितने बार लगा है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लगा। इस बात को आपने याद रखना है, अगर कल के लिए फिर से पूछा जाएगा तो गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि भारत का योजना आयोग था एक। अगर योजना आयोग की बात की जाए तो ये एक, अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात कर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का योजना आयोग था एक। अगर योजना आयोग की बात की जाए तो ये था एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये कार्यकारी निकाय था। योजना आयोग की स्थापना बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई, 1950 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर योजना आयोग की बात की जाए, इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और 1950 में ही योजना आयोग की भी स्थापना की गई थी। लेकिन अब जो योजना आयोग था, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, मोदी जी की सरकार आती है और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का जो नाम है वो बदल के क्या किया जाता है? नीति आयोग किया जाता है। अगर मैं नीति आयोग की बात करता हूँ तो ये 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश्ड हुआ। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सम्माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि यह एक थिंक टैंक है और ये टेक्निकल एडवाइजेज और प्रोवाइड करवाता है, चाहे स्टेट की बात हो जाए चाहे सेंटर की बात हो जाए। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष है। और इसके जो सीईओ है, अगर मैं सीईओ की बात करता हूँ तो यह है आर सुब्रमण्यम। तो आर सुब्रमण्यम जो है इसके क्या है? सीईओ है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं कि संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ये यूनियन पावर कमेटी के भी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ पे आप राजेंद्र प्रसाद जी का नाम दिया था। तो संविधान सभा में जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की तो वो उसमें अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इस बात को आपने याद रखना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम प्रारूप समिति भी बोलते हैं, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार बहुत सारे यहाँ पे जो है संविधान सभा में जो है चेंजेस हुए थे। संविधान सभा में अगर मैं बताना चाहूँ तो पहली बार 389 सीट्स पे चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, और जो रिजल्ट जो आया था वो सिर्फ 294 सीट्स में आया था। तो इस प्रकार की हर एक चीज़ आपको याद रखनी है। परीक्षाओं में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, एक मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अगर मैं बताने में आ जाऊँ तो संविधान सभा ही एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार पर ब्लूप्रिंट का निर्माण किया। तो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीय संविधान के आधार पर ब्लूप्रिंट का निर्माण किया? तो ब्लूप्रिंट का निर्माण किया भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है वो इस एक्ट के द्वारा जो है वो क्या हुआ? ब्लूप्रिंट का निर्माण किया गया। दूसरी बात, भारत की मुद्रा को भैया उसको संरक्षित करने के लिए और उसको अच्छे तरीके से जो उसको हैंडल करने के लिए भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। कब की गई थी? बहुत बार बता चुका हूँ। 1 अप्रैल 1935 को भारत की मुद्रा के नियंत्रण के लिए जो है वो आरबीआई बनाया गया था, और जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता था? कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, क्या बोलेंगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से 1919 के अधिनियम को जाना जाता था। बहुत सारी बातें इसमें हुई थी।
1800 जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, यहाँ पे जो है प्रांतों की जगह जो कर लगाया जाता था, द्वैत शासन जो प्रांतों में था, उसको केंद्र में जो अब द्वैत शासन लगाना शुरू कर दिया गया था। तो अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है, अभी भी 17 तारीख तक इसमें एडमिशन जो है अभी भी हो रही है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो हमारे बैच से तो जल्दी जल्दी आप जुड़ जाएँ, वरना बाद में ये जो है बहुत जल्दी अब बैच बंद होने वाले हैं। 17 तारीख तक आप जुड़ सकते हैं, उसके बाद आपकी एडमिशनें बंद हो जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो कौन सा भाग ऐसा है जो राज्य और क्षेत्रों से संबंधित है? तो ये है भाग 8। भाग 8 भारत का ऐसा संघ है, ऐसा पार्ट है जो राज्यों और क्षेत्रों से संबंधित है। अब क्वेश्चन कल के लिए आएगा कि आपका जो पार्ट 9 है वो किससे संबंधित है? भाग 9। तो भाग 9 जो है वो म्युनिसिपल भाग 9 का ए तो संबंधित है किससे? म्युनिसिपल से। म्युनिसिपल से संबंधित है भाग 9 का ए। लेकिन भाग 9 की अगर खाली बात की जाए तो वो पंचायती राज के बारे में, तो पंचायती राज के बारे में भाग 9 बात करता है, और भाग 9 का जो ए है वो म्युनिसिपल के बारे में बात करता है। उसी प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो भाग 9 का जो बी है, देखो ऐसे क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ गए तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो भाग 9 का जो बी है वो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताता है। भाग 10 किसके बारे में बताता है? तो अगर मैं भाग 10 की बात करता हूं तो भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े प्रावधानों के बारे में आपको बताता है। भाग 11 की अगर बात की जाए तो भाग 11 जो है वो संघ और राज्य के बीच संबंधों से जुड़ी जानकारी आपको बताता है। तो संघ और राज्य के बीच जो भी रिलेशंस होंगे, जानकारी होगी, वो बताएगा। उसी प्रकार पार्ट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 15 चुनाव आयोग से संबंधित है। भाग 17 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। और आपका जो भाग 20 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है, संविधान संशोधन, जो कि दक्षिण अफ्रीका, कहाँ से लिए है संविधान संशोधन? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए है। टोटल संविधान संशोधन अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये हुआ था 1956 में, ये अधिनियमित हुआ था, इनेक्टेड हुआ था। लेकिन सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आपको बताऊं तो 22 दिसंबर 1953 का ये दिन होता है। इस दिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है ये बनाया जाता है, और राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको मैं कहूँगा, फजल अली और के.एम. पानीकर इसके जो है क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? फजल अली और के.एम. पानीकर, दोनों के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है ये 30 दिसंबर 1955 को एक रिपोर्ट ये सौंपते हैं। कब सौंपते हैं? 30 दिसंबर 1955 को ये एक रिपोर्ट सौंपते हैं। और ये रिपोर्ट जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट, ये भी पूछा गया है एक बार परीक्षा में, 30 दिसंबर 1955 को सौंपी गई थी। देखिए बेसिक आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको 10 क्वेश्चन बताना, ये कोई आपको बता पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चैनल्स हमने देखे हैं वो एक क्वेश्चन के आंसर बता के दूसरे आंसर पे जो है वो स्किप कर देते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे आपको यहाँ सिर्फ वही आना, क्योंकि यहाँ पे हर एक वीडियो मेहनत करके बनाई है। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इस मेहनत को, इन वीडियोज़ को शेयर करें। अब 1956 में क्या होता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया जाता है। और 1 नवंबर 1956 की अगर मैं बात करूँ तो 14 राज्य उस समय भारत में थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 14 राज्य थे और 6 यूटी थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो याद रखना 14 स्टेट और 6 यूटी के साथ जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, अधिनियमित किया गया था, इसको इनेक्टेड किया गया था। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको हम अंग्रेजी में ही पढ़ लेते हैं। तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सभी को पता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। लेकिन वर्तमान में आज के समय में, अगर मैं आज के समय की बात करता हूँ, एक आदिवासी महिला, तो भारत की पहली आदिवासी महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, इस बात को आपने याद रखना है। और द्रौपदी मुर्मू जी तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। अगर मैं बात करता हूँ विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में, आपने नहीं सुना होगा, तो यूएनओ की अध्यक्षा रह चुकी है, 8वें नंबर की अध्यक्षा विजय लक्ष्मी पंडित जी, बड़ा नाम है। तो विजय लक्ष्मी पंडित जी 1953 के आसपास ये यूएनओ की अध्यक्ष बनी थी, इस बात को आपने याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये भी काम का क्वेश्चन आपके लिए पेपर के लिए बनेगा। लीला सेठ, भैया लीला सेठ कौन है? लीला सेठ के बारे में भी हमें थोड़ा पता चलना चाहिए। लीला सेठ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं, हाई कोर्ट, क्या बोले भैया? उच्च न्यायालय, पूरे भारत की
उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय की बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इस बात को आप याद रखेंगे। अब अगर हिमाचल की ही बात हो रही है तो हिमाचल की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आया है और बहुत बार इस बार भी आ सकता है। तो शीला कौल हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। कल के लिए क्वेश्चन परीक्षा वाला पूछ सकता है कि पहली महिला विधानसभा स्पीकर, तो वो है विद्या स्टोक्स। कौन है? विद्या स्टोक्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रख। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में ही मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी बात है भैया। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री भारत के थे जिनका जो है विदेश में ही जब वो दौरा कर रहे थे किसी देश का, तो वहाँ पे मृत्यु हो गई थी? तो ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री अगर नहीं है तो आप क्या गुलजारी लाल नंदा लगाएंगे या फिर मोरारजी देसाई या जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे? नहीं भैया, हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी फिर लगा देंगे। ऑप्शन डी लगाएंगे। और ऑप्शन डी लगाने के साथ साथ मैं बात करता हूँ लाल बहादुर शास्त्री की। इनका जन्म जो है, इनकी जो मृत्यु जो हुई थी भैया, वो कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? ताशकंद नामक जगह पे जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। अगर इनके बारे में बात करें तो इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान नारा जो है ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इनको मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है। शांति पुरुष के नाम से भी लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस बात को आपने याद रखना है। इन्होंने नारा दिया था, आराम हराम है। तो आराम हराम है नारा किसके द्वारा? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात थी। और ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष मैं आपको बता चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और इनके द्वारा नारा दिया था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के कुछ आखिरी क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या निर्दिष्ट नहीं है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर संविधान की प्रियम्बल की बात की जाए तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, यहाँ पे जो न्याय भी है, जस्टिस भी है, भाईचारे की बारे में भी बात की गई, इक्वलिटी की भी बात की गई है। लेकिन अडल्ट सफरेज भैया, वयस्क मताधिकार की कहीं भी प्रस्तावना में बात देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने याद रखना, वयस्क मताधिकार की कभी भी प्रस्तावना में बात नहीं की गई है। कहाँ से इस प्रस्तावना को लिया गया है? तो देखिए, ये पता आपको खुद होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर डाल देंगे कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान में वो कहाँ से ली गई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि मूलभूत अधिकार। देखिए, फंडामेंटल राइट्स, 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स है। अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि 6 टोटल फंडामेंटल राइट्स है। किसके द्वारा इनको स्थगित किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही मौलिक अधिकार को स्थगित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स है। पहले 7 होते थे, एक को हटा दिया, संपत्ति के राइट टू प्रॉपर्टी को। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से फंडामेंटल राइट्स की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फंडामेंटल राइट्स नंबर 1, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जिसको राइट टू फ्रीडम कहते हैं, ये आर्टिकल 14 से 18 तक होता है। उसके बाद आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी है, सॉरी, पहला 14 से 18 है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18। फिर है 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। फिर पूछेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, राइट अगेंस्ट राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। फिर है 29 और 30। राइट 29 और 30 में है शैक्षणिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकार। और आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमारे संविधान के, और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। इस बात को आपको याद रखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 35 के साथ। हर हर महादेव।